बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी और ये मुश्किलात पाकिस्तान के लिए नहीं, तुर्की के लिए भी बढ़ रही हैं। तुर्की का लीरा जो उनकी करेंसी है वो लगातार रिकॉर्ड निचली सतह पर जा रहा है। यूरोपीय यूनियन और मगरबी ताकतें तुर्की के ऊपर दबाव डाल रही हैं, उसकी तजारत को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सऊदी अरब ने बहुत कोशिश की, लेकिन तुर्की से सऊदी अरब की जो ट्रेड है वो कम नहीं हो पाई। उसकी एक वजह है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहते हैं वो तुर्कों से मोहब्बत करते हैं, सऊदी हुक्मरान तुर्कों से मोहब्बत नहीं करते। अरबों के दिल में तुर्कों के लिए एहतराम मौजूद है, लेकिन अरब हुक्मरानों के दिल में तुर्कों के लिए एहतराम मौजूद नहीं है। सिर्फ कतर, कुवैत और चंद और ऐसे ममालिक हैं, यमन, जिनके साथ तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़्यादातर अरब ममालिक सऊदी अरब के ज़ेर असर हैं और वो तुर्की को अपने ख़िलाफ़ समझते हैं। मामला वही अरब और अजम का है जिसकी निशानदेही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक अमेरिका और सऊदी अरब, ये दो बहुत बड़ी हकीकतें पाकिस्तान के लिए हमेशा से रही हैं। इनके बगैर पाकिस्तान नहीं चलता। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जब हमारे यहाँ कोई हुक्मरान बना तो सबसे पहले उसको कंफर्टेबल वो फील करता है जब वो अमेरिका से राब्ते में आ जाता है। वो इत्मीनान उसको मिलता है जब वो सऊदी अरब से उसको एक दौरा हो जाता है। यानी सऊदी अरब और अमेरिका एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसके अंदर जाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है पाकिस्तानियों के लिए। और ये जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक हिस्सा है सऊदी अरब और अमेरिका। लेकिन अब वक्त तब्दील हो रहा है और वक्त की तब्दीली ये होनी थी। चाहे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता, चाहे नवाज शरीफ होता, चाहे कोई और होता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, ये तब्दीली होनी थी, क्योंकि वक्त अपने आप को बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। चंद सवालात हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने उठाए और उनके जवाब तलाश किए। वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको भी इस बात का अपने जहन से आप अंदाज़ा लगा सकें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर था। एक तो सऊदी अरब के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया को दुरुस्त सिमत में लीड कर रहा है या दुरुस्त तरीके से लीड कर रहा है। तो उसका सादा जवाब है नहीं, क्योंकि सऊदी अरब की क़यादत में इस्लाम और मुसलमान मुल्क इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि आपस में ज़्यादा लड़ते रहे हैं। लीडर होने के बावजूद सऊदी अरब ने सुलह की बात नहीं की, लड़ाई और झगड़े की बात की है। अफवाज बनाई हैं, हथियार ख़रीदे हैं, मगरिब से हथियार ख़रीदे मशरिक़ में बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़। और सऊदी अरब की जो क़यादत है या लीडरशिप है उसके दौरान मुसलमानों का शराज़ा बिखरा है, मुसलमान मुल्कों में तबाही हुई है, मुसलमान एक दूसरे से दूर हुए हैं, वो एक दूसरे के करीब नहीं आए, मोहब्बत और अमन नहीं आया मुसलमानों के बीच में, बल्कि नफ़रत और बदअमनी आई है। तो ये सऊदी अरब की क़यादत का फ़र्क है। और क्या उसकी क़यादत से मुसलमानों का कोई भला हुआ है या इस्लाम का कोई भला हुआ है। सऊदी अरब की क़यादत में इस्लाम का एक मनफी चेहरा दुनिया के सामने आया और सऊदी अरब उसको रोक नहीं पाया। यानी मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा, सऊदी अरब को आप कभी नहीं सुनेंगे कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुसलमानों की तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया गया, आप कभी नहीं सुनेंगे कि सऊदी अरब ने कहा हो कि नहीं ये मुजाहिदीन है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये अपनी ज़मीन खाली करवाने के लिए दूसरे लोगों से लड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पैसा खर्च किया गया, उनके अंदर ग्रुप्स बनाए गए और उनको आपस में लड़ाया गया। सऊदी अरब ने कभी नहीं कहा कि पैसा खर्च करने वालों से पूछो, इसराइल से पूछो, मगरबी एजेंट से पूछो, बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से पूछो जिन्होंने ये सारा गंद डाला है। तो सऊदी अरब ने मुसलमानों के इमेज के लिए कोई काम नहीं किया और इस्लाम को पुरअमन मज़हब बताने के लिए सऊदी अरब ने अमली तौर पे आवाज़ नहीं उठाई। क्या उसने मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई? एक जंग में हिस्सा लिया सऊदीया से आने वाले लोगों ने, जो अमेरिका ने लड़ी अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़। और उसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब से आए थे और बहुत सारे लोग सऊदी अरब से आए थे। उस वक्त सऊदी अरब के अपने अंदर एक बगावत का ख़तरा था, तो सऊदी अरब ने अपने लड़ने वाले लोगों को यहाँ भिजवा के उनको एक बैटल फील्ड दे दिया कि आप वहाँ जाके लड़ें। अपनी जान छुड़ाई
और ये एक लड़ाई लड़ी, वहाँ वो मुजाहिदीन कहते रहे हैं, मुजाहिदीन का रुतबा देते रहे हैं। उसके बाद सऊदी अरब ने कहीं कश्मीर में लड़ने वालों को मुजाहिदीन नहीं कहते, वो अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस से लड़ने वाले तालिबान को मुजाहिदीन नहीं कहते, वो जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमान पिस रहे हैं, मार खा रहे हैं, गैर मुस्लिमों से लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को मुजाहिदीन नहीं कहा और ना कभी किसी को सपोर्ट दी है, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अमेरिकन असला और गैर मुल्की फ़ौजों को जमा किया। इवन पाकिस्तानियों पे वो बहुत इन्हिसार करते हैं अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो है वो सऊदी अरब का किरदार रहा। और उसके बाद जब लगातार आप ये किरदार अदा करते हैं तो ऑप्शंस पैदा होती हैं। कोई और उठता है वो और आपसे आपका इक़्तिदार ले लेता है, कोई और उठता है और वो उठकर आपसे आपके इख्तियारात ले लेता है, आपकी पोजीशन ले लेता है। ये अल्लाह का कानून है और इसी कानून के तहत तैयब उर्दगान उठा, इसी कानून के तहत पाकिस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हुई। तो हुआ ये कि सऊदीज़ पीछे जाना शुरू हुए, उनका बहुत बड़ा इन्हिसार एटॉमिक पावर पाकिस्तान के ऊपर था। लेकिन जब वो और उनकी क़यादत पे उंगलियां उठ रही थीं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ, जिसका सऊदी अरब को गुस्सा है। अब आ जाएं अमेरिका की तरफ। क्या अमेरिका पाकिस्तान का हकीकी मददगार रहा है? मैंने आपसे बताया कि अमेरिकन जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं वो पाकिस्तान से इतना पैसा निकाल के ले जाती हैं कि उसका 10-15% भी इमदाद के तौर पे वापस नहीं मिलता। नंबर 2, जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो इतना बड़ा सूद पाकिस्तान से निकाल कर ले जाते हैं कि जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। नंबर 3, पाकिस्तान की सस्ती लेबर और पाकिस्तान के वसाइल पे कब्ज़ा और पाकिस्तान को अपने हक के लिए इस्तेमाल करना। पाकिस्तान के हवाई अड्डे इस्तेमाल किए, पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल किया और जंगें लड़ी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अमेरिका ने। तो ये अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को ये भी हुआ है। तो पाकिस्तान को अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। और हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी की एक वेव आई, एक लहर आई, जिसने हमें अरबों डॉलर का नुकसान दिया। इतना नुकसान दिया कि पाकिस्तान के लगभग 70 से 80 हज़ार लोग शहीद हो गए और अब तक वो सिलसिला जारी है। अब दोबारा एक वेव आ रही है। तो अमेरिका का पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, उसने पाकिस्तान की मदद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ती में खोया है, पाया नहीं है। यानी जब ये शुरुआत हो रही थी ताल्लुकात की तो अमेरिकन बहुत डाउन टू अर्थ थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान को स्टडी किया, उन्होंने गौर किया कि ये तो इनके हुक्मरान, उनको आप ख़रीद लें तो पूरी कौम आपके काबू आ जाती है। तो उन्होंने अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी के फ़ैसले करवाए। यहाँ से लोगों ने उनको खतूत लिखे और उनको कहा जी हमें हुक्मरान बनाए, हम आपकी ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने हामिद करज़ई से मुलाकात में अमेरिका को ऑफ़र की थी कि जो खिदमत आपकी मैं कर सकता हूँ वो ये लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान ने खोया और पाया कुछ नहीं, अमेरिका ने हमें दिया कुछ नहीं और हमारा बहुत कुछ लूटा है। एक और चीज़ यह है कि क्या मुस्तकबिल में अमेरिका पाकिस्तान के लिए काबिल एतबार साबित होगा? और एक और इसका हिस्सा सवाल का आप ये बनाएं कि क्या अमेरिका से ताल्लुकात पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा कर सकेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका को कमज़ोर पाकिस्तान सूट करता है जो ग्रे लिस्ट में रहे, जो ग्रे एरिया में हो, ताकि जब दिल किया उसके कान मरोड़ा और उससे काम ले लिया। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उससे इसराइल खुश नहीं है और इसराइल पाकिस्तान की रेंज में है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इसराइल को नुकसान हो, लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा दबा कर रखेगा, कभी पैरों पे खड़ा नहीं होने देगा, इकॉनमी को कमज़ोर रखेगा और ग्रे लिस्ट में या ग्रे एरिया में रखेगा, ताकि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की ज़रूरत रहे और अमेरिका कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी, यानी गाजर भी देगा और डंडा भी हाथ में रखेगा। तो इस पॉलिसी के तहत वो पाकिस्तान को चलाना चाहेगा। इसलिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अपने पैरों पे खड़े होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इसराइल का मसला यह है कि इसराइल बहुत तेज़ी से अपने आप को तस्लीम करवा रहा है पूरी दुनिया के सामने। अभी मुसाद का जो हेड है उसने ये स्टेटमेंट दिया कि सऊदी अरब हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने, यानी हमें तस्लीम करने जा रहा है बहुत जल्दी। उसका ये क्लेम है, उसने ये कहा है, ये अभी हाल ही में कहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आज ये खबर पढ़ी है कि मुसाद के चीफ ने यह कहा है कि सऊदी अरब भी हमें तस्लीम करने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करेंगे और इसकी तफसीलात निकालेंगे कि क्या ये मुमकिन है और सऊदी अरब क्या कहता है, इसराइल क्या कहता है और अमेरिका क्या कहता है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
अब इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने कहा कि पूरी दुनिया भी अगर इसराइल को तस्लीम कर लेगी तो मैं नहीं करूंगा, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब इस चीज़ ने इसराइल को जहरीला कर दिया है। इसराइल और यहूदी ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, इनके पास दुनिया के बेहतरीन वसाइल मौजूद हैं, दुनिया के बेहतरीन हथियार ये बनाते हैं, सुपर पावर को ये कंट्रोल करते हैं अमेरिका को, और यूरोप के अंदर इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, नेटो इनके इशारे पे चलती है, आलमी मीडिया इनके कंट्रोल में है। तो ये इसराइली इस वक्त पूरे जोर के साथ इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब इमरान खान के खिलाफ कौन कौन खड़ा है, ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिए। सऊदी अरब इसलिए कि उनको लगता है कि इमरान खान मुस्लिम दुनिया की क़यादत को या खुद हासिल करना चाहता है या तैयब उर्दगान की मदद करना चाहता है, या ये दोनों मिलकर मुसलमान दुनिया की क़यादत करना चाहते हैं। लिहाजा सऊदी अरब और उसके जितने अरब ममालिक इत्तेहादी हैं वो सारे अब इमरान खान के खिलाफ, नंबर एक। नंबर दो, इसराइल के खिलाफ होने की वजह से यूरोपीय यूनियन और कई यूरोपीय ममालिक इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। बेशतर आर्टिकल्स हैं, यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं। ये DW न्यूज़ है, उसमें वो एक हाइपोक्रेटिकल जो है वो उसका जो है इमरान खान साहब के बारे में तजिया किया गया है कि ये हिपोक्रेसी है इनकी, और उर्दगान के बारे में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। फिर एक और ख़बर के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फ्रांस के जो सदर हैं उनके खिलाफ जो मौक़िफ़ अपनाया वो गलत है और ज़्यादती है। फिर जो फेसबुक के ऊपर इस्लामोफोबिक कंटेंट आता है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने जब बड़ी मुस्बत एक लेटर लिखा मार्क ज़करबर्ग को, जो फेसबुक का बानी है, तो उसके ऊपर बड़े तनकीद वाले जुमले लिखे गए इमरान खान साहब के खिलाफ। इवन BBC, CNN और दीगर अखबारात में जेरूशलम पोस्ट लगातार इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा है, और ये जेरूशलम पोस्ट जो है ये बड़ा मकबूल इसराइल का एक मीडिया है, और दीगर बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन मीडियाज़ इमरान खान के खिलाफ कहीं ना कुछ लिखते हैं। इवन अरब मीडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुमलाबाजी ज़रूर करता है, और उसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इमरान खान को हटाओ और उन लोगों को लेकर आओ जो कंप्रोमाइज़ करें, और अमेरिकन लॉबी, इसराइली लॉबी और सऊदी अरब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सऊदी अरब को ये प्रॉब्लम है, अमेरिका को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा है और हालात बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स चीन। पाकिस्तान अमेरिका पे अपना इन्हिसार कम करना चाहता है, चीन भी कम करना चाहता है, और ये दोनों ममालिक और दीगर ममालिक यहाँ के अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं जो ये मिलकर कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका की अजारादारी दुनिया पर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। 2018 से ऑनवर्ड वो तकरीबन इसी स्टेज के ऊपर खड़ा है और अमेरिका से आगे है, काफ़ी आगे है। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से अमेरिका और फिर इसराइल का मसला आपके सामने है कि अरब ममालिक उसको तस्लीम करते हैं। सऊदी अरब इसलिए नहीं कर पा रहा कि तुर्की और पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा इस्लामिक दुनिया को लीड करने का। सऊदी अरब के लिए बहुत टेक्निकल इशू है, वो भी इमरान खान से नाराज़ है। लिहाजा बेशुमार खबरें अब इस आदमी के खिलाफ बैनुल अक़वामी मीडिया में चलना शुरू हो जाएंगी। आने वाला वक्त इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किल होगा, ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। मुझे ये बड़े, मैं आपको अहम तरीन ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये ऑफ़र की गई थी कि आप इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को नरम करें, हम आपको फैटफ की वाइट लिस्ट में डाल देंगे। इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को नरम करें, हम आपको फैटफ की वाइट लिस्ट में डाल देंगे। और ये खबर मुझे बहुत काबिल एतबार और बहुत तगड़े आदमी पाकिस्तान के उसने बताई थी। मैं अभी फ़िलहाल नाम नहीं लेना चाहता, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करे, अपने मौक़िफ़ को नरम करे, तो फैटफ की वाइट लिस्ट में आ जाएगा और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान को हेल्प आउट करें क्राइसिस से निकलने में, और बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद भी हो जाएगी, आपकी एड भी खुल जाएगी। तो ये मुझे पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान अमल नहीं कर पाया इमरान खान की वजह से और इमरान खान के एक मौक़िफ़ की वजह से। तो उसका खुमियाजा आप सारे भुगत रहे हैं, हम सारे भुगत रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी भुगत रहे हैं, हम कोई परेशान नहीं है। ये मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था। ये मौक़िफ़, ये अल्लाह का कानून है कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करे आप उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। फ़िलहाल फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मक़दस के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें इस बात का फ़ख्र रहेगा और अल्लाह ताला
इसके बदले में शायद हमारे गुनाह बख्श दे, और इसके बदले में शायद अल्लाह ताला जो है उससे उम्मीद करनी चाहिए अच्छे की, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करे और हमारे मामलात जो हैं वो आखिरत वाले आसान करे। अब जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी फोर्स को तैयार किया गया है पैसा देकर। इसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं जिनको नज़रिए के नाम के ऊपर, जिनको मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक ऑप्शन बनाने के नाम के ऊपर, या पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी के नाम के ऊपर, या लालच के नाम के ऊपर उनको इकट्ठा किया गया है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक दूसरे की कभी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उनको इकट्ठा किया गया है कि मिलकर हमला करो इमरान खान पे। और आपके सामने पीडीएम की सूरत में एक तहरीक आ गई है। मजहबी लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में होगी और वो इमरान खान पे मजहबी नौयत के इल्ज़ामात लगाकर इसको दीवार से लगाने के लिए एक और मुहिम चलाएंगे। और मजहबी नौयत के लोग जो है वो आर्मी चीफ बाजवा पे दोबारा अटैक कर सकते हैं। जैसे कि पहले उनको कादियानी करार दिया गया था, तो बहुत मुमकिन है कि इस किस्म का अटैक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर दोबारा किया जाए। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान या दहशतगर्दों के कुछ ग्रोह बिखरे हुए थे अफगानिस्तान में, उनको भी मुनज़्ज़म किया गया है और बाकायदा पैसा खर्च किया गया बैनुल अक़वामी सतह पे ताकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक महाज बना रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि इमरान खान जिस पॉलिसी पे पाकिस्तान को चला रहे हैं वो रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर आपको कोई ना कोई मंजिल मिलने की तवक्को रखनी चाहिए। क्योंकि जिस रास्ते पे हम 70 साल चलते रहे हैं, रास्ता तो आसान था, पैसे लो खा जाओ, पैसे लो खा जाओ, लेकिन उसकी मंजिल कोई नहीं थी। अब देखना यह है कि इमरान खान और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, चाइना, रूस, तुर्की, मलेशिया, सेंट्रल एशिया और ख़ित्ते के दीगर ममालिक पाकिस्तान का किस हद तक साथ दे सकते हैं और पाकिस्तान इस क्राइसिस से अपने आप को कैसे निकालता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।